तो चालू करते हैं फॉर्मूला एट ग्लांस। ये होगा भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्मूला रिवीजन। जिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी जिस नहीं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी फॉर्मूले आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखे उसको एक जगह लिखेंगे। पहला डिस्क्लेमर, नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है उसका फुल वीडियो डल चुका है। तो नेशनल इनकम के जो फॉर्मूले होंगे उसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। मैं प्रिकॉशंस की बात नहीं कर रहा हूं, प्रिकॉशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, बन चुका है। लेकिन नेशनल इनकम में जो छोटे छोटे फॉर्मूले जैसे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जीडीसीएफ हो गया, नेट एक्सपोर्ट हो गया, इनकी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो मैं लेने वाला हूं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या फॉर्मूला होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं जिसमें इनविजिबल आइटम प्लस विजिबल आइटम्स प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर प्लस कैपिटल ट्रांसफर, इन सब का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर x माइनस एक्स मतलब ये वाला x मतलब एक्सपोर्ट, x की वैल्यू उतनी ज्यादा रहती नहीं, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट वुड बी सरप्लस, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट वो डेफिसिट, और अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं दोस्तों तो फिर वो आ जाएगा बैलेंस्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या फॉर्मूला होता है? बहुत ध्यान से समझेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड का बहुत बार क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। अब ध्यान दो दोस्तों, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। बैलेंस ऑफ ट्रेड को ही इन लोग कभी कभी ट्रेड बैलेंस बोल देते हैं, ट्रेड बैलेंस। ठीक है, अब अगर एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन आया तो यहां पर ट्रेड सरप्लस आएगा। कब आएगा ट्रेड सरप्लस? भैया ध्यान दो, अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में ये जो वैल्यू है अगर वो ज्यादा हो गई तो ट्रेड सरप्लस। और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ट्रेड डेफिसिट कब आएगा, वो आप लोग लिख के बताओ। मैं यहां पे छोड़ दे रहा हूं, साइन आप लोग खुद सोच लेना। आगे चलते हैं। अब अगला करंट अकाउंट, ध्यान से समझो। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसके लिए सेपरेट वीडियो बन चुका है, अगेन इस पे नहीं जाएंगे अपन लोग। अब करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट मतलब ध्यान से समझो, जो कंट्री के इनकम और एक्सपेंडिचर को जो इंपैक्ट करता है ना, दैट इज वो असेट और लाइबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करता, वो सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आते हैं। करंट अकाउंट में आपको दो बातें ध्यान रखनी, मैं आपको पहले से बताता हूं। सबसे पहली बात है, इसमें अगेन आता है इनविजिबल आइटम, विजिबल आइटम प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर प्लस, जो लोग भूल जाते हैं, फीफा एंड फीटा। ध्यान दो, ये क्या होता है? इनकम रिसीव्ड और इनकम पेड टू अब्रॉड को ही फीफा फीटा बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। संदीप गर की लैंग्वेज है इनकम रिसीव्ड एंड पेड टू अब्रॉड, या इनकम रिसीव्ड फ्रॉम और एंड पेड टू अब्रॉड। अब एक चीज, जब भी आप लोग करंट अकाउंट पढ़ें तो जरूर सीएडी और सीएस पढ़ें, करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट डेफिसिट कब आएगा? जब ये जितने भी ट्रांजैक्शन है अगर इनका एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है और अगर इंपोर्ट कम हो जाता है, या फिर इन सब से मिलने वाला जो इनफ्लो है वो ज्यादा हो जाए और इन सब में जाने वाला आउटफ्लो अगर कम हो जाए, या फिर सीएएस। ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। यहां पर एक गलती है, उसमें मैं ठीक कर देता हूं, ध्यान से समझना। यह होगा सीएएस और यह होगा सीएडी। तो एक्सपोर्ट अगर ग्रेटर देन इंपोर्ट होता है तो सीएस, और अगर
एक्सपोर्ट अगर कम हो गया इंपोर्ट से तो फिर होता है CAD। ये जरूर पढ़े दोस्तों, करेंट अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसमें एक बोरोवर और लेंडर की बात है। बोरोवर लेंडर क्या होता है दोस्तों, फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज जाएंगे और देखेंगे जरूर और बताएंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझना, वही ट्रांजेक्शन आते हैं जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और गवर्नमेंट की असेट और लाइबिलिटी को इंपैक्ट करे। तो इसमें आता है भैया बोरोविंग, बोरोविंग फ्रॉम एंड लेंडिंग टू अब्रॉड, लेंडिंग टू अब्रॉड। दूसरे नंबर पे आता है सर, इसमें आता है, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम और या एंड टू अब्रॉड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर थर्ड वाला, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मेरे साथ लिखते जाओ दोस्तों, अगर आपको याद है ना, ये वीडियो देखते देखते लिखना भी चालू कर दो। ये जो चेंज इन एक्सचेंज रिजर्व है ना, इसको ही कई सारे बुक में, कई सारी, ये क्या बना रहा हूं मैं, यही बहुत सारी बुक में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये हुआ भैया अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट के फॉर्मूले से डिस्कशन। मैं आपको एक ही चीज याद दिलाऊंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के फॉर्मूले में आपको बीओटी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आपका टेंशन खत्म है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो है गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट में अगर फॉर्मूला देखेंगे तो सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला। लेकिन मुझे लगता है फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, वो सबसे खतरनाक है। रेवेन्यू डेफिसिट का अगर फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करें तो इसमें लिखूंगा मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। क्योंकि ये कंसेप्ट की क्लास नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, इनएबिलिटी शो करेगा जितना ज्यादा यहां का गैप बढ़ेगा, इनएबिलिटी शो करेगा, ध्यान देंगे दोस्तों। दूसरा, जितना ज्यादा ये आएगा उतना ज्यादा ही गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि भैया सर दिमाग लगा लो, और या फिर हमें फाइनेंस करने के लिए जाना पड़ सकता है किधर, कैपिटल रिसीट्स की तरफ। ये आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, इसको मैं एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर दिलवा दिया। तो पहला फॉर्मूला हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब अपन लास्ट में पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट, पहले अपन प्राइमरी डेफिसिट करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है सर फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है मेरे साथ बोलो, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो अब आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अब आएगा, ऑन प्रीवियस ईयर बोरोविंग्स। भैया ध्यान दो, यहां पे सिर्फ अगर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर लिख दिया ना तो फिर गलत हो जाएगा। अगर मान के चलो मैं टीचर हूं तो मैं तो फुल मार्क्स, मैं तो काट दूंगा मार्क्स। क्यों भैया, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर किस साल का है, इस साल का है, पिछले साल का है, कब का है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो फिस्कल डेफिसिट है ना, ये बोरोविंग करेंट ईयर की है। ये बोरोविंग कब की है दोस्तों, करेंट ईयर की। अब आप इस करंट ईयर की बोरोविंग में से कब का इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो वो तो बता दो, स्पेसिफिक कर दो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन प्रीवियस ईयर बोरोविंग। अब इसमें एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा दिक्कत का है। लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट बहुत दिक्कत का है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का ज्यादा पार्ट तो सिर्फ और सिर्फ कहां चले गया, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में पे करने में चले गया। एंड एक लाइन याद रखेंगे, PD is the root cause of FD। ये याद रखिए। अब फिस्कल डेफिसिट में चलते हैं, ये थोड़ा खतरनाक है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे चीजों को, बहुत स्लो जाऊंगा मैं इस पार्ट में। सबसे पहला फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स।
एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। यहां पे ये जो एक्सक्लूडिंग बोरोविंग लिखा है, ये क्यों लिखा है पता है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट नथिंग बट टू कैलकुलेट व्हाट, खर्चों का कितना पोर्शन आपने लोन लेके एडजस्ट किया है। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीव्स तो चले गया, टोटल रिसीव्स तो चले गया, लेकिन फिर भी टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी बचा है। तो वो खर्चा करने के लिए हमारे पास रिसीव नहीं है, हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? बोरोविंग। तो फिस्कल डेफिसिट आपको फिर से क्या बताता है, सुन लो। इट इज द पोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच इज एडजस्टेड थ्रू टेकिंग बोरोविंग्स। ध्यान से समझना। अब इसको लिखने के थोड़े से तरीके में ना थोड़ा कैजुअल है, थोड़ा मैटर है यहां पर, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो फॉर्मूला रहेगा वो ध्यान से समझना। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। सर रेवेन्यू डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसीट का एक पार्ट होता है रेवेन्यू रिसीट्स। इन दोनों का डिफरेंस, भाई इन दोनों का डिफरेंस तो आएगा ही ना, और उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस, अब क्या बच रहा है? अब क्या बच रहा है जल्दी बताओ। सर यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बटा और यहां पर कैपिटल रिसीट। बहुत अच्छा दोस्तों, तो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। लेकिन पूरा कैपिटल रिसीट आएगा क्या दोस्तों? नहीं सर नहीं। अगेन क्या लिखना पड़ेगा? एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, फिर से चलते हैं एक बार। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको ट्रिकी को थोड़ा ट्री कर देते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब फोकस फिर से एक बार। रेवेन्यू डेफिसिट क्यों लिए सर? टोटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट का एक पार्ट होता है रेवेन्यू रिसीट। अगर उन दोनों का डिफरेंस ले ले तो क्या आ रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट। अब प्लस कर लेते हैं इसमें से जो बचा है, टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हटाए, क्या बचा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स में से रेवेन्यू रिसीट्स हटाए, क्या बचा? कैपिटल रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट्स में से भी एक्सक्लूडिंग बोरोविंग करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखें, कभी कभी बोरोविंग को और अदर देन बोरोविंग को क्या बोलते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूं। अदर देन बोरोविंग को क्या बोलते हैं वो ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोविंग को बोलते हैं डेट क्रिएटिंग लाइबिलिटी, और अदर देन बोरोविंग को लेते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। मान के चलो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये है तो कैपिटल रिसीट, लेकिन इसने लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की ना। और अगर आपने लोन लिया तो ये है तो कैपिटल रिसीट, लेकिन इसने क्या क्रिएट कर दी? लाइबिलिटी। इसलिए ध्यान रखेंगे, बोरोविंग बोले तो डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, और अगर अदर देन बोरोविंग की बात करें तो वो होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो चालू करते हैं अपन लोग, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड से पहले वाला चैप्टर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगला टॉपिक है इनकम डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इनकम डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में इक्विलिब्रियम लेवल है जिसमें दो होते हैं, दो अप्रोच है, एडी इक्वल्स टू एएस और सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। उसके बारे में नॉलेज देने की जरूरत नहीं, आप बहुत प्रो हो चुके हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग कि आप कीन्स को आप बता सकते हैं कि थ्योरी के बारे में। मैं आपको बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। अब देखो सर ये के मतलब क्या होता है? के मतलब होता है कीन्स की थ्योरी। देखो ये नॉलेज आप लोग लेके जाइए इस वीडियो में, कि के बोले तो ध्यान से समझना, के बोले तो कीन्स नहीं है दोस्तों, लिख भी मत लेना, ठीक है? क्योंकि हमारे बच्चे क्या लिख रहे हैं पता है, मैं आपको बताता हूं। बहुत ही जबरदस्त एक लाइन लिखी आज मैंने देखी, वन ऑफ द महारत्न इज नवरत्न। ये जो नॉलेज आप लोग शेयर कर रहे हैं ना दोस्तों, ये अनमैचेबल है, इरिप्लेसेबल है, ठीक है? तो सबसे पहले मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स इनकम विल इंक्रीज। ध्यान से समझना, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम विल इंक्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगली, ड्यू टू चेंज इन, या ड्यू टू चेंज इन और ड्यू टू इनिशियल
इनिशियल इन्वेस्टमेंट। भैया ध्यान से समझना ये लाइन कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, इस रेशियो को बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब कितने बार वो मल्टीप्लाई, कौन मल्टीप्लाई होगा, इनकम। किसकी वजह से, इंक्रीजिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, पहला फॉर्मूला बन जाता है के का, पहला फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। सर चेंज इन आई नीचे क्यों, चेंज इन वाई ऊपर क्यों, हम लोग इंटरचेंज क्यों नहीं कर सकते। ध्यान दो क्या लिखा है मैंने, ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से इनकम में कितने चेंजेस आने वाले हैं। तो पहली बात ध्यान रखना, ये जो आंसर आने वाला है वो आएगा टाइम्स में, इसमें आएगा टाइम्स में आने वाला है। परसेंटेज मत लिख लेना, एक तो बात क्लियर हो जाती है कि आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। दूसरी बात बहुत ध्यान से समझना, 99% क्वेश्चन में, 99% क्वेश्चन में या तो आपको चेंज इन आई दे दिया होगा या चेंज इन वाई दे दिया होगा, दोनों में से एक चीज आपको क्या करके देंगे, उन लोग गायब करके देंगे। क्योंकि अगर वो यहां से कोई एक चीज गायब कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको फिर ये दो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, जिसमें पहला फॉर्मूला होगा के और एमपीसी के बीच वाला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला होगा के और एमपीएस का फॉर्मूला। मतलब ये ध्यान देना, जब भी आपको के निकालना है तो आपको एमपीसी और एमपीएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एमपीसी का फॉर्मूला आपको पता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीएस का फॉर्मूला पता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। याद नहीं होगा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद अपन उस चैप्टर में जाने वाले हैं। लेकिन अब ध्यान दो, आपको अगर क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं दी है या मिसिंग है तो फिर आपको बहुत ध्यान से समझना भैया, फिर आपको के निकालने के लिए एमपीसी का यूज कैसे करना होगा, 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर अगर एमपीएस दिया है तो 1/एमपीएस। सर इससे हम क्या निकाल रहे हैं, इससे हम निकाल रहे हैं अगेन के, दैट इज मल्टीप्लायर कितने टाइम्स। इन तीनों का रिलेशन समझना, अगर क्वेश्चन में चेंज इन वाई चेंज इन आई में से एक गायब है तो आपको फिर के निकालना होगा। के कहां से निकालेंगे, एमपीसी या एमपीएस के फॉर्मूले से। एक चीज क्वेश्चन में आपको ध्यान देनी, पहले ढूंढना होगा एमपीसी और एमपीएस कहां है। वो लोग जानबूझकर लाइन चेंज करेंगे, वो लोग क्या लिखेंगे, 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो वो एमपीसी हो गया। 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, एमपीएस। 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, अब ये सारी चीजें एमपीसी और एमपीएस के बारे में, ये सारी चीजें मैं क्वेश्चंस के वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब यहां पर 16 अपन फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, अगर आपका के आ चुका है एमपीसी और एमपीएस के फॉर्मूले से, तो एक बात ध्यान रखनी है इस समय कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशनशिप। किसके किसके बीच, ध्यान दो, एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। किसके किसके बीच दोस्तों, एमपीसी और मल्टीप्लायर। ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, अरे हट गया, वाह टेक्नोलॉजी दोस्तों। और इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप किसके किसके बीच, एमपीएस, एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान देंगे, फॉर्मूला खत्म है इस चैप्टर का, फॉर्मूला खत्म हो चुका है, ये ध्यान देंगे। इसका मतलब ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा एडिशनल खर्चा बढ़ेगा उतना दूसरे की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लायर का कंसेप्ट इस बात पर बेस्ड है, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। तो हायर द एक्सपेंडिचर विल लीड टू बहुत सारा इनकम जनरेशन। जितना ज्यादा आप सेव करोगे उतना कम मल्टीप्लायर आने वाला है। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक दोस्तों, एडीएस का। नया टॉपिक, नया चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड चल रहा है, एक नंबर। कविता जम नहीं पाई पर कोई बात नहीं, अपन यहां पढ़ने हैं, कविता जमाने नहीं आए। चलिए शुरू करते हैं एडीएस का टॉपिक। ये भैया बाहुबली चैप्टर, बाहुबली चैप्टर में इसलिए बोलता हूं क्योंकि ना बहुत कंफ्यूजन है इसमें, ये कंफ्यूजन को अपन दूर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला है बहुत ही छोटा सा और मुन्ना सा, सी प्लस आई। एडी इक्वल्स टू होता है सी प्लस आई, एस इक्वल्स टू होता है सी प्लस एस, इसको प्यार से वाई भी पुकारते हैं। ओके ध्यान से समझना, ये तो ऐसी चीजें हैं कि भैया मैगी बनाने के लिए तो कढ़ाई रखना पड़ेगा, गैस चालू करना पड़ेगा, ये वो चीज है, ये मत भूलना।
अब कंजम्पशन फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ इक्वल्स टू सॉरी सी इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय वाई और एस इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय, मतलब फंक्शन विथ इनकम कंजम्पशन का, फंक्शन विथ इनकम सेविंग का। ये हो गए भैया आपके कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एडी और एस। अब चलते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई और एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। बहुत ध्यान से समझेंगे, इसकी मीनिंग पे थोड़ा सा फोकस देते हैं अपन लोग। इट रिफर्स टू रेशियो, ध्यान रखो ये वर्ड रेशियो है, इट रिफर्स टू रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड या टू दी करस्पॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। सेम मीनिंग आपको याद रखनी है किसके लिए दोस्तों, एपीएस के लिए। इसको लिख लेते हैं, इट रेफर्स टू रेशियो, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ, बोलो मेरे साथ, ऑफ क्या दोस्तों, सेविंग्स एंड करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। इसका यह मतलब है जब भी आप एवरेज प्रोपेंसिटी, करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, जब भी आप प्रोपेंसिटी या फिर प्रोपेंसिटी सॉरी एपीएस और एपीसी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जितनी इनकम आपके पास है उसमें से आप कितना खर्च करते हो, उसमें से आप कितना सेव करते हो, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटीज। इसका यह मतलब है कि यहां पर इनकम के बढ़ने और कम होने का कोई सेंस नहीं है। अभी एट प्रेजेंट जिसकी बात करेंगे अपन, एट प्रेजेंट बताओ, तो जो एपीएस और एपीएस, जो एपीसी और एपीएस होता है ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है। अभी बताओ, अभी करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम पर ये चेंज होगा बढ़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए एक ना बहुत इंपॉर्टेंट अपन कंसेप्ट में आपको अभी बता देता हूं कि ये दोनों ही दोस्तों, एपीसी और एपीएस दोनों ही एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कशन होते हैं। इसीलिए जो एपीसी और एपीएस दोनों होते हैं वो स्टॉक कंसेप्ट होते हैं। कोई भरोसा नहीं है सीबीएसई एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दे या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बना दे, तो याद रखना एपीसी और एपीएस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, इसलिए दोनों स्टॉक कंसेप्ट होते हैं। आगे चलते हैं अब अपने एमपीसी और एमपीएस के लिए। एमपीसी बोले तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई और एमपीएस बोले तो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर ये चलेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ, क्या लिखा है यहां पर पढ़ो, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू दी चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। अब एमपीसी और एमपीएस जब भी हम पढ़ते हैं तो यहां पे बात होती है मार्जिनल की। मार्जिनल मतलब होता है, ध्यान से समझना, मार्जिनल के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स है। इसमें से एक है एडिशनल, एक है दोस्तों चेंज, एक है दोस्तों इंक्रीज्ड और एक है वन मोर या फिर एक्स्ट्रा। ये सारे वर्ड हैं किसके लिए, मार्जिनल वर्ड के लिए। तो ध्यान देंगे जब भी एमपीसी या एमपीएस की बात हो रही है तो ये चेंज की बात कर रहा है। एमपीएस, इसका भी अपन मीनिंग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो लाइन लिखी है, इट इज अ रेशियो, किस चीज का, ऑफ किस चीज का, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग टू दी, क्या लिखेंगे दोस्तों, टू दी चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। इसका यह मतलब हो गया कि जब भी आप एमपीसी और एमपीसी बनाएं तब आपको दो चीजें पता होना चाहिए, या तो चेंज इन कंजम्पशन या तो चेंज इन सेविंग, और इनके साथ क्या पता होना चाहिए, चेंज इन वाई। अब एक चीज याद रख लेते हैं, अब एक चीज एमपीसी के साथ सीन ये है, एमपीसी के साथ सीन ये है कि इसकी आपको बातें याद रखनी है। पहली, ये 0 to 1 में है तो सेम गोस विथ एमपीएस। एमपीएस की भी एक बात याद रखनी है कि ये भी 0 to 1 में चलता है। अब जो एमपीसी होता है, जो एमपीसी होता है वो पुअर का ज्यादा होगा कंपैरिजन टू रिच, और जो एमपीएस होगा वो पुअर का कम होगा कंपैरिजन टू रिच। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो मैं बात बोलने वाला हूं ना भैया, ये बोनस लेके जाओ मेरे से, ये बोनस लेके जाओ। इस वीडियो का सबसे जान बातें बोलने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। एमपीसी इज द स्लोप ऑफ
कंजम्पशन कर्व, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, दैट इज ये बी है। और एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। क्या है दोस्तों? ये स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, दैट इज ये 1 माइनस बी है। अगर ये वाली बात अगर आपको याद है ना, ये जो मैंने अभी बताई, आप इस चैप्टर में एटलीस्ट फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रो है। इससे ज्यादा आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले पार्ट में वो रहेगा इसी चैप्टर का रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस और इक्वेशन के बारे में मैं आप लोगों को आज याद करा के भेजूंगा। सबसे पहले अपन एक लाइन लिखते हैं कि प्रूफ करिए एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू होता है 1। बहुत सिंपल थ्योरी में चलते हैं। आपको पता है एपीसी इक्वल्स टू क्या होता है और एपीएस इक्वल्स टू क्या होता है। अब एक काम करते हैं, ज्यादा जो मैथ्स वाले ज्ञानी लोग होंगे वो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। हमने लिया कॉमन और y लिखा, और c प्लस एस अपने को पता है कि y होता है, तो मैं लिखूंगा c प्लस एस इक्वल्स टू होता है y। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अपना प्रूफ हो रहा है कि एपीसी प्लस एपी इक्वल्स टू होता है 1। लेकिन स्टोरी यहां पे खत्म नहीं है दोस्तों, दो फॉर्मूले बनाते हैं अपन लोग। ध्यान देना, अगर एपीसी प्लस एपी इक्वल्स टू 1 हो रहा है तो इसका मतलब अगर मुझे एपीएस निकालना है तो मैं 1 माइनस एपीएस कर सकता हूं, और अगर मुझे एपीएस निकालना है तो 1 माइनस एपीसी कर सकता हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगी। आपको दोनों ही वैल्यू बार बार निकालने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। आगे चलते हैं। अब अगला है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू होता है 1। अगेन एक काम करो, दोनों के फॉर्मूले लिखो जैसे अपन लिख लेंगे, लेकिन यहां मार्जिनल वर्ड है इसलिए चेंज वर्ड ऊपर आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है, बस चेंज आ गया, इक्वल्स टू 1। अब अपन कॉमन ले लेते हैं, मैथ्स वाले अगेन शांत रहेंगे। चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इक्वल्स टू 1। हमको पता है कि चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इक्वल्स टू होता है चेंज इन वाई। मैं यहां लिख लेता हूं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई वुड बी इक्वल टू 1। अगेन यहां से एक फॉर्मूला बनाते हैं दोस्तों। चलो आप लोग खुद बनाओ फॉर्मूला, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं, जल्दी से फॉर्मूला बना के रखो, जल्दी से फॉर्मूला बनाओ, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं। कम ऑन गाइस, कम ऑन, आप लोग फार्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन बनाते हैं इसका फॉर्मूला, देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ था। कमेंट करना दोस्तों कि हमारा सही हुआ था। एमपीसी इक्वल्स टू होता है 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस अगर निकालना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी। ये वाला फॉर्मूला ना थोड़ा देखा हुआ लगेगा, अभी देखना, ये आपको फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी जगह पे अपन को काम आने वाला है। चलो दोस्तों चालू करते हैं इस चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, कंजम्पशन फंक्शन होता है सी बार प्लस बी इंटू वाई। जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं बहुत ध्यान से समझेंगे, थोड़ा स्लो जाएंगे अपन, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। जब भी आप कंजम्पशन इक्वेशन बोले तो ये होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोले तो अमाउंट में निकालना है, और कंजम्पशन फंक्शन बोले तो वो एफ इक्वल्स सी इक्वल्स टू एफ इंटू वाई होता है। तीनों का मैं एक बार बता देता हूं। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने बोले तो वह अमाउंट में निकालने की बात कर रहा है, अगर वो कंजम्पशन फंक्शन बोल रहा है तो वो इसकी बात कर रहा है, और अगर कंजम्पशन इक्वेशन बोल रहा है तो वो ये इसकी बात कर रहा है। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान देंगे दोस्तों इस बात पर। अब आगे चलते हैं अपन लोग। अगर कंजम्पशन इक्वेशन आपको पता चल गया और बोल रहे हैं आपको सेविंग फंक्शन निकालना है, सेविंग इक्वेशन निकालना है, बहुत ध्यान से समझना ना, एक बात देखना अच्छे से। कंजम्पशन इक्वेशन है सेविंग इक्वेशन, बाजू में लगा दो माइनस, इसी के सीध में यहां पे लगा दो माइनस, लिख दो इसको, यहां पे भी माइनस लगा दो, y को मल्टीप्लाई कर दो, बन गया आपका सेविंग इक्वेशन।
दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, चीजें याद रखनी है। लेकिन सर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी तो कर दीजिए, ये क्या हुआ? यहां पर जो सी बार है ना दोस्तों, ये बात करता है ऑटोनोमस कंजम्पशन की। और जब ऑटोनोमस कंजम्पशन कब होता है दोस्तों, आपको पता होगा, जब y क्या होता है, 0। क्या सर इसको डिसेविंग बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही है ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलना। सर यहां पर b क्या है? b है दोस्तों एमपीसी, और y क्या है दोस्तों, ध्यान दो, इनकम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं इसी वीडियो के बेसिस पे, अभी तक आपने पढ़ा है, देखते हैं आपको पता चलेगा क्या। यहां पर माइनस सी बार किस चीज को डिनोट कर रहा है दोस्तों, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, ओके, कोई नहीं बैठा है, बट फिर भी माइनस सी बार डिनोट करता है जो सेविंग कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वही कंजम्पशन कर्व का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये मान के चलो आप सी बार लिख लो, तो इसी को अपन क्या लिखते हैं, माइनस सी बार। तो कंजम्पशन फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट और सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक ही होता है, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव से शुरू होता है यहां से, और क्योंकि ये नेगेटिव से शुरू होता है यहां से, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी अमाउंट सेम रहेगा दोस्तों दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन जो डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ एक चीज का रहेगा, दैट इज यहां पर लगे रहेगा माइनस। तो मैं यहां लिखूंगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन कहां पर दोस्तों, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड, ये 1 - b और b मतलब एमपीसी होता है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है क्या? एमपीएस इक्वल्स टू 1 - एमपीसी, बी मतलब एमपीसी। अरे हाँ सर, मैंने बोला ना अभी काम आएगा। तो भैया 1 - बी किसको डिनोट कर रहा है, एमपीएस को डिनोट कर रहा है, और वाई तो आपको पता ही है किसको डिनोट कर रहा है, इनकम को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो अब चलते हैं मनी और बैंकिंग की तरफ। खास इसमें बहुत सारे फॉर्मूले तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी को ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता रहता है, डिपॉजिट या क्रेडिट या फिर टोटल क्रेडिट क्रिएशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता रहता है, या मनी मल्टीप्लायर का, 1/LRR, जिंदगी खत्म यहीं पे, 1/LRR इंटू 100। इसके अलावा आप लोगों को कोई फॉर्मूला पता नहीं रहता, खास करके वो लोग जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब सॉरी, जिन्होंने बुक से रीड नहीं किया है। पढ़े लिखे का मतलब लिटरल इलिटरेट वाला नहीं है, क्या आईडी पढ़ा पढ़ा की तरह से। तो एलआरआर मतलब क्या होता है, पहली बात, इट्स लीगल रिजर्व रेशियो। ये आरबीआई ने सभी कमर्शियल बैंक को बोला है कि भैया देखो एक रेट बता रहे हैं, तो जब भी तुम्हारे पास टोटल डिपॉजिट आएंगे उसका कुछ पोर्शन तुम लोग सेट असाइड कर लेना। सर सेट असाइड करने के बाद क्या करेंगे, कुछ पोर्शन उस सेट असाइड का मुझे दे देना। अच्छा सर उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे कैश में से वो निकाले तो कैश रिजर्व रेशियो, और कुछ तुम लोग खुद रख लेना, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ये हो गया एलआरआर का फुल फॉर्म और एलआरआर का मीनिंग। और एलआरआर बनता कैसे, तो एलआरआर कैसे बनता है मैं लिख देता हूं। एलआरआर बनता है दोस्तों सीआरआर प्लस एसएलआर, ये दोनों का प्लस करोगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, एलआरआर। अब आके डिस्कस करते हैं टोटल क्रेडिट क्रिएशन। टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। ये हो गया भैया टोटल क्रेडिट क्रिएशन। अभी तक बैंक ने कितना क्रेडिट लोन दे दिया है, तो देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर, तीनों कंसेप्ट तब चालू होंगे जब हमारे इस प्रोसेस में इनिशियल डिपॉजिट आएगा। तो इनिशियल डिपॉजिट कितने बार मल्टीप्लाई हुआ और कितनी इनकम जनरेट हुई, उसके लिए आपको इनिशियल डिपॉजिट और एरआरआर चाहिए रहेगा। लेकिन अगर आपको टोटल, सॉरी, अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो, इनिशियल डिपॉजिट, ध्यान दो, अगर आपको क्या निकालना हो, इनिशियल डिपॉजिट। देखो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट निकालना हो तो क्या करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल डिपॉजिट्स या टोटल डिपॉजिट क्रिएशन अपॉन मनी मल्टीप्लायर। ये हो गया भैया आपका टोटल डिपॉजिट को, अगर आप किससे डिपॉजिट कर रहे हैं, टोटल डिपॉजिट को डिवाइड करें मनी मल्टीप्लायर से तो बन गया इनिशियल डिपॉजिट, या फिर
अगर आपको या फिर अगर आपको एक और चीज निकालनी है, वो है आपको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना है, क्या निकालना है, मनी मल्टीप्लायर निकालने बोल दिया भैया, क्वेश्चन अगेन एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है। तो मनी मल्टीप्लायर के लिए आप एक काम करो, टोटल डिपॉजिट को आप डिवाइड कर दो इनिशियल डिपॉजिट से। ये ऊपर के ही मेन फॉर्मूले से बार बार उसे अलग अलग अमाउंट निकालने के लिए इंटरचेंज किया जा रहा है, इधर से उधर किया जा रहा है। तो ये जो 3 फॉर्मूले आपको मैंने बताया, ये आपको ज्यादातर पता नहीं रहते, क्योंकि बुक रीडिंग करते समय बार बार अपन सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, 1/LRR। ये नए फॉर्मूले हैं जो आपने बुक में लिखे हुए हैं, मैं कोई नया नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप मिस आउट कर जाते हो। एक जो फॉर्मूला है जो आप बार बार भूल जाओगे, वो है टोटल डिपॉजिट कैसे निकाला जा सकता है। तो एक और तरीका है, जितने भी प्राइमरी डिपॉजिट है, दैट इज इनिशियल डिपॉजिट है, उसमें प्लस कर दीजिए सेकेंडरी डिपॉजिट, जो लोन के थ्रू, क्रिएशन के थ्रू हमारे बैंकों में वापस आ रहे हैं। किसके थ्रू दोस्तों, लोन जो कमर्शियल बैंक दे रही है उसकी वजह से। तो अपना टोटल डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला बन जाता है प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। अब बैंकों के ना एक और पार्ट 2 में आपको मैं डिस्कस कराने वाला हूं कि बैंकिंग में 2-3 चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आए, मल्टीप्लायर मतलब मनी मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं। हमारे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 ही वर्किंग है, जिसमें आपको एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है और एक क्रेडिट मल्टीप्लायर है। इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल में सबसे पहले आपको इनिशियल डिपॉजिट अगर नहीं दिया है तो आप 1000 ले लो, इनिशियल डिपॉजिट 1000 ले लो, और LRR के फॉर्म में 20% ले लो। अगर क्वेश्चन में CRR लेने बोला है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वर्डिंग सिर्फ चेंज होगी, बाकी प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। तो सबसे पहले आपको मीनिंग बताना है, फिर आपको 2 अजम्पशंस बतानी है, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन गलती से आ जाता है तो। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे लोन दिया जा रहा है, 4-5 पॉइंट्स। फिर उसके बाद एक शेड्यूल बनाना है, एक टेबल बनाना है, और लास्ट में कंक्लूजन में एक लाइन जरूर लिखनी है दोस्तों कि दिस प्रोसेस विल एंड व्हेन टोटल डिपॉजिट क्रिएशन, टोटल कैश रिजर्व का जो कॉलम रहेगा या LRR का जो कॉलम रहेगा वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाता है। बेसिकली ये प्रोसेस कब खत्म होगा, जब इनिशियल डिपॉजिट और जो LRR का जो कॉलम है उन दोनों का टोटल अमाउंट में क्या आ जाए दोस्तों, सेम आ जाए, तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक बचता है मनी। M1 बोले तो करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट। सबसे पहले मैं करेंसी एंड कॉइन लिखता हूं, करेंसी एंड कॉइन्स विथ द पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स विथ द पब्लिक। ये वो पैसा है जो लोगों ने अलग अलग डिनोमिनेशन में रखा हुआ है। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए का नोट और बाकी कॉइन्स जो रहता है, और जो RBI है वो करेंसी नोट इशू करते हैं, ठीक है। अदर डिपॉजिट सॉरी डिमांड डिपॉजिट में याद रखना है, वो सारे डिपॉजिट जो डिपॉजिटर कमर्शियल बैंक से जब चाहे मांग सकता है। तो पहली बात, 3 तरह के डिपॉजिट करते हैं लोग, एक करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट, एक करते हैं करेंट अकाउंट, और एक करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें से जो आप जब चाहे मांग सकते हो वो है सेविंग बैंक और है करेंट अकाउंट। आप फिक्स्ड डिपॉजिट को नहीं मांग सकते, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट तो आफ्टर मैच्योरिटी ही आपको मिलता है। अब आगे चलते हैं अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट का फुल फॉर्म होता है, मतलब सॉरी पूरा मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपको याद रखनी है। यहां पर अपना खत्म होता है बैंकिंग और मनी के कुछ फॉर्मूले। अपन शुरू करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। अगेन नेशनल इनकम का फुल फ्लेज फॉर्मूला लिख के कोई मतलब नहीं है, कुछ चीजें कुछ ट्रिक्स में आपको बताऊंगा जो फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो शुरू करते हैं वो वाला टॉपिक अब जो नेशनल इनकम के मेथड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेथड्स का वीडियो तो मैं डिटेल में डाल चुका हूं, उसको यहां पर फिर से फॉर्मूला डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन
हर मेथड में कुछ बातें हैं, मैं प्रिकॉशंस की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं मेथड्स की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय मिस आउट कर देते हैं क्योंकि स्ट्रेस होता है, एग्जाम पर प्रेशर होता है। वो चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये प्रिकॉशंस नहीं है, ये फॉर्मूला फुल फ्लेज नहीं है, दोनों के वीडियो डल चुके हैं। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्वेश्चन में पिक कैसे करना है। सबसे पहली बात, जो क्वेश्चंस होंगे वो दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं भैया थोड़े से एडवांस लेवल और एक आते हैं बेसिक क्वेश्चन। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस में आपका जो फाइनल आंसर हमेशा आएगा वैल्यू एडेड मेथड का, बिफोर कन्वर्जन। अब बिफोर कन्वर्जन या तो आएगा आपका जीवीएएमपी या फिर आएगा आपका जीडीपीएमपी। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मुझे इंफॉर्मेशन सेक्टर वाइज दी हो, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर दी हो, तो वहां पर हर सेक्टर का मैं वैल्यूएशन निकालूंगा, दैट इज जीवीएमपी, और उसके बाद ही मैं उन तीनों को ऐड करके क्या निकालूंगा? जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी कैसे निकल सकता है? जब सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन हो, समीशन ऑफ जीवीएमपी ऑफ 3 सेक्टर्स। ये 3-4 क्वेश्चन ही है संदीप गर्ग में, जब आप मिसलेनियस क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में आपको पूछा ही एनवीएएमपी है या फिर एनवीएएफसी है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है इस टाइम पर आपको आंसर जीवीएएमपी ही निकालना है, लिखना जीवीएमपी है, क्योंकि पूछ क्या रहा है आपको? एनवीएमपी और एनवीएफसी। दूसरी बात है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको सेल्स जो है दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो यहां पर क्वांटिटी सोल्ड ढूंढना, क्वांटिटी सोल्ड कितना है, पर यूनिट प्राइस ढूंढना। और एक और तरीका हो सकता है, कभी हो सकता है डोमेस्टिक सेल्स बोल दे प्लस उसमें क्या ऐड करने बोल देगा? एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सेल्स दे दिया और एक्सपोर्ट भी दिया है तो ऐड करने की जरूरत नहीं, जब तक के डोमेस्टिक सेल्स ना हो तब तक एक्सपोर्ट ऐड नहीं होगा। और डोमेस्टिक सेल्स के लिए आप निकाल सकते हो सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू फर्म और प्लस सेल्स टू गवर्नमेंट। ये बेसिकली डोमेस्टिक सेल्स है। ये सेल्स प्लस करके आप क्या निकालोगे? एक्सपोर्ट निकालोगे। अब बातें ध्यान रखना। दूसरी, क्वेश्चन में कभी कभी आपको सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देगा, तो फिर अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल्स दिया है ना, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल्स अगर दिया है ना, तो फिर सेल्स को इग्नोर करो, क्योंकि अपने को काम किस चीज से है? अभी अपने को वैल्यू ऑफ आउटपुट से। अब बातें करते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी, चेंज इन स्टॉक को उन लोग दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। उन लोग कैसे पूछ सकते हैं? मैंने फुल फ्लेज में बताया। हो सकता है वो फॉल इन स्टॉक बोल दे, या हो सकता है उन लोग इंक्रीज इन स्टॉक बोल ले, या फिर बोल ले डिक्रीज इन स्टॉक, या फिर एडिशन टू स्टॉक। ये सारी चीजें आपको चेंज इन स्टॉक की जगह पे दे सकते हैं। इन सब का क्या करना है? फुल फ्लेज वीडियो डाल चुका हूं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि परचेस ऑफ मशीनरी हमेशा इग्नोर करना है, ध्यान रखेंगे, हमेशा इग्नोर। और अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड रॉ मटेरियल दोनों वैल्यू दी है, तो आपको इस टाइम पीरियड पर आपको रॉ मटेरियल को इग्नोर करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैं इस मेथड की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जब बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है यहां दिया हो परचेस ऑफ गुड्स फॉर ओन कंजम्पशन, परचेस ऑफ गुड्स फॉर ओन कंजम्पशन। अब ध्यान दो, अगर यहां पर ये मशीनरी हुआ, तो ध्यान देना, अगर ये मशीनरी है तो ये आपके लिए कैपिटल गुड है, क्योंकि हम लोगों को इंटरमीडिएट चाहिए रहता है तो हम लोग वो नहीं लेंगे। लेकिन परचेस ऑफ गुड्स फॉर ओन कंजम्पशन में अगर रॉ मटेरियल की बात कर दी तो ये इंटरमीडिएट में जाके ऐड हो जाएगा। पर आपने बोला सर रॉ मटेरियल तो नहीं लेना है। देखो, सिर्फ रॉ मटेरियल दिया है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ले लेंगे, लेकिन परचेस ऑफ गुड्स फॉर ओन कंजम्पशन में रॉ मटेरियल लिया है तो फिर इसको ऐड करना पड़ेगा आईसी में। ये बात ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। अब अपन बात करते हैं एडवांस लेवल क्वेश्चन।
एडवांस लेवल क्वेश्चन। अब ध्यान देना, इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी जो खास बात ये रहती है दोस्तों कि ये क्वेश्चन पहचानने में पल्ले नहीं पड़ पाते किस टाइप के क्वेश्चन है। तो एक हिंट, ये क्वेश्चन बैलेंसिंग फिगर के होते हैं। सर बैलेंसिंग फिगर मतलब हो सकता है आपको आईसी कैलकुलेट करने बोल दे, हो सकता है आपको सेल्स कैलकुलेट करने बोल दे, हो सकता है आपको चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करने बोल दे, ये सारी चीजें बोल सकता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको पक्का जीवीएएमपी या फिर जीडीपीएमपी निकालने का कोई ना कोई जरिया देगा, निकालने का तरीका देगा। और वो निकालने का तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। या तो आपको डायरेक्ट ये दे देगा एनवीएएफसी दे देगा, या फिर एनवीएएमपी दे देगा, या फिर ऐसा हो सकता है वो किसी दूसरे मेथड की भी इंफॉर्मेशन देगा, दूसरे मेथड की भी इंफो देगा। जैसे एग्जांपल के लिए इनकम मेथड की दे दिया, तो फिर इनकम मेथड का आंसर क्या आता है दोस्तों? एनडीपीएमपी आता है। तो हो सकता है आपको दूसरे मेथड की एनडीपीएफसी आता है वो दे देगा, या फिर आपको दूसरे मेथड की इंफॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर मेथड दे देगा, और फिर उस टाइम पर आपका आंसर आएगा जीडीपीएमपी। अब मैं आपको क्लिक करके बताता हूं। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट आईसी, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये सारे क्वेश्चन बैलेंसिंग फिगर के हैं, ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आता है जीवीएमपी या जीडीपीएमपी, वो निकालने का तरीका देगा, तब तो बैलेंसिंग फिगर के क्वेश्चंस आएंगे ना। तो जीवीएमपी जीडीपीएमपी निकालने का तरीका या तो डायरेक्ट आपको एनवीएमपी एनवीएफसी दे देगा, इसको कन्वर्ट कर लो जीवीएमपी में, या फिर आपको मेथड की अलग से इंफॉर्मेशन देगा, यहां से एनडीपीएफसी जीडीपीएमपी उठाइए, उसे कन्वर्ट करो जीवीएमपी में, और फिर बैलेंसिंग फिगर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, इसके लिए मैं क्वेश्चन बेस्ड अलग वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन ये भी आपको हेल्प करेगा अगर आपका ऑलमोस्ट नॉलेज नेशनल इनकम में आ चुका है तो। नेक्स्ट मेथड चालू करते हैं अपन लोग, इनकम मेथड। इनकम मेथड में खासी कोई ऐसी बहुत इंफॉर्मेशन बात नहीं रहेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर हमेशा एनडीपीएफसी आता है बिफोर कन्वर्जन। आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेना है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है क्वेश्चन में, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है, तो वो सैलरी एंड वेजेस इन काइंड में चले जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में पेंशन स्कीम में भी अपन पैसा ले सकते हैं, वो भी ऐड होगा, या फिर मेरा बॉस किसी एलआईसी में मेरे लिए कुछ डाल रहा है, वो भी आ जाएगा। लेकिन अगर एलआईसी में एम्प्लॉई लिखा है, अगर एम्प्लॉई लिखा है तो फिर वो नहीं आने वाला है, एक चीज का ध्यान देंगे। अब बेसिक इंफॉर्मेशन एक और, हमेशा आपको कहां घुमाने वाला है? प्रॉफिट की तरफ घुमाएगा। तो प्रॉफिट में दो बातें याद रखनी है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में डिविडेंड, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स ये सब साथ में देगा। तो अगर आपको ये तीनों चीजें दे दिया है तो डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स को लात मारिए, प्रॉफिट को बस लीजिए। या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं देगा तो वहां पर आपको डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, मैं इसको कॉर्पोरेट टैक्स लिख रहा हूं, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों को ऐड करके क्या ला लोगे आप? प्रॉफिट ला लोगे। ये तो हो गए भैया बेसिक क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं अगेन, हर अपन टॉपिक में एडवांस लेवल भी डिस्कस कर रहे हैं। एडवांस लेवल क्वेश्चन में अगेन हो सकता है आपको ओएस निकालने बोले, हो सकता है आपको सीओई निकालने बोले, और हो सकता है आपको मिक्स्ड इनकम निकालने बोले। अच्छा, मिक्स्ड इनकम से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन, हो सकता है आपको क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम वर्ड ही ना दे, वो क्या देगा पता है? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ध्यान देना, हमेशा इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड किस हेड में जाएगी दोस्तों? मिक्स्ड इनकम में। अगर अपन डिस्कस करते हैं एडवांस लेवल क्वेश्चन में, अगेन ये क्वेश्चन किसके बन जाएंगे दोस्तों? बैलेंसिंग फिगर के। जब भी क्वेश्चन बैलेंसिंग फिगर का आए तो आपको क्या याद रखना है? आप ध्यान दो, बैलेंसिंग और वाले क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज एनडीपीएफसी, ये तो दी रहेगी, तो फिर आप बाकी इंफॉर्मेशन को माइनस प्लस करके आप ला लोगे मिक्स्ड इनकम, ओएस या फिर सीओई। लेकिन कभी कभी इसको निकालने के लिए
आपको जीवीएमपी दे देगा, या फिर आपको जीडीपीएमपी दे देगा, या फिर आपको जीएन कुछ भी दे सकता है, जीएनपीएमपी दे देगा। इन्हें आपको कन्वर्ट करना है, इन्हें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, एनडीपीएफसी में, और फिर यहां पर पुट करके बैलेंसिंग वर्ग से क्वेश्चन लाना है। ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जो 4-5 क्वेश्चन संदीप गर्ग में दिए हुए हैं। एक बात जो मैं याद रख लूं, आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट हमेशा इग्नोर, ठीक है। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर हमेशा इग्नोर। ओल्ड एज पेंशन हमेशा इग्नोर। ये ऐसी कुछ चीजें जो मैंने फुल फ्लेज वाले वीडियो में डाल चुका है। अगर अपन चलते हैं आगे एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ, तो एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें सबसे पहले याद रखना, इसका फाइनल आंसर क्या आता है दोस्तों, जीडीपीएमपी। इसमें याद रखेंगे 4 कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट में जो सबसे खतरनाक है दोस्तों वो है जीडीसीएफ। जीडीसीएफ के बारे में आपको नॉलेज पहला बता दूं, जीडीसीएफ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब मैं एक बात करता हूं, इसमें पहले ही अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन की तो बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे पहला जो टेंशन होगा, जीडीसीएफ की जगह इन लोग दे देंगे एनडीसीएफ। क्या दे देंगे, एनडीसीएफ। तो प्लस करिए डेप्रिसिएशन और निकाल लीजिए क्या, जीडीसीएफ। कभी कभी क्वेश्चन में आपको जीडीसीएफ की वैल्यू दी ही नहीं है, तो आप निकालोगे जीडीएफसीएफ। सर एफ मतलब यहां पे कौन है, जीडीसीएफ का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन, प्लस करेंगे उसमें चेंज इन स्टॉक, तो आपका आ जाएगा दोस्तों टोटल जीडीसीएफ। सबसे ज्यादा टेंशन रहता है कभी कभी इस वैल्यू को ना वो नेट में दे देते हैं, तो एनडीएफसीएफ प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, जीडीएफसीएफ आया है। प्लस इसमें ऐड कर दीजिए इस वैल्यू में चेंज इन स्टॉक, तब आपकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीडीसीएफ आ जाएगी। अब एक जो बात मेरे को लगती है जो आपको याद रखनी चाहिए, जो मिस आउट हो सकता है, क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट कभी कभी माइनस में देगा, तो आप फॉर्मूले में साइन तो प्लस का लगाओगे, फिर माइनस करके 40 लिखोगे अगर 40 वैल्यू दी है, और जो नेट इंपोर्ट अगर दे दिया तो नेट इंपोर्ट हमेशा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। कुछ बातें हैं बेसिक कन्वर्जन की, उसको डिस्कस करते हैं और यहां पर अपना फॉर्मूला बेस्ड वीडियो खत्म करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। याद रख लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब जितना आपने अभी खर्चा किया परचेस करने पर। इसको कभी कभी इस नाम से भी पुकारते हैं, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट मतलब होता है जो आज की वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो यहां लिखेंगे इसको एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो भैया ग्रॉस और नेट का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट में एक्सक्लूसिव है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं दोस्तों एमपीएफसी की, बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। एमपी का फॉर्मूला याद रख लो, एफसी प्लस एनआईटी या फिर एफसी प्लस आईटी माइनस सब्सिडीज, और एफसी का फॉर्मूला याद रख लो, एमपी माइनस एनआईटी। देखो इसको और डिस्कस करके कोई मतलब नहीं, अपन डिटेल में, और काफी बच्चों को ये पता है तो इसका सेंस नहीं बनता। एफसी निकालने के लिए एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज। ध्यान ये रखेंगे कभी कभी क्वेश्चन में एनआईटी और सब्सिडी दोनों दे देगा, तो सिर्फ किसको लेना दोस्तों, एनआईटी को बस लेना। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक वो है फीफा, फीटा और एनफीफा। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है और आपको क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम, मैंने आपको डिटेल में एक चीज बताई है। अगर आपको नेशनल इनकम दिया है तो ध्यान रखो, नेशनल इनकम ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ व्हाट, फीफा। तो जो है ना उसको माइनस करो और जो नहीं है उसे क्या कर दो दोस्तों, प्लस कर दो। ये ध्यान रखना है।
और अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो कमेंट में बताइए फॉर्मूला क्या होगा। यहां पर अपन वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों। ये रहा टोटल फॉर्मूले का वीडियो, जितने भी फॉर्मूले हैं वो यहां पर मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। तो अगला जो वीडियो बनने वाला है दोस्तों वो बनने वाला है कि कितने नेशनल इनकम में ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं एडीएस में, फॉरेन एक्सचेंज में, बीओपी में, गवर्नमेंट बजट में, जहां आप थोड़े मिस आउट कर जाते हो। वो एक वीडियो अलग से बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पढ़ाई और करते रहिए।